नमस्कार। एक बेहद खास मेहमान के साथ हम हाजिर हैं। नीलकांत मिश्रा मशहूर अर्थशास्त्री हैं, निजी और सरकारी स्तर पर अहम भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नीलकांत जी। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप हमें बता सकते हैं, विश्व मंदी की बात हो रही थी, अमेरिका की मंदी की ओर वो जा रहा है। आपका क्या आंकलन, उसका क्या असर हम पर? देखिए, लोग सोच रहे थे इसी साल अमेरिका रिसेशन में जाएगा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इस साल कुछ गिरा नहीं, इनफैक्ट ग्रोथ नंबर्स को अपग्रेड किया गया। अब जो मार्च के महीने में आपको याद होगा, वो सिलिकॉन वैली बैंक फेल करने के कारण लोग सोच रहे थे कि अभी मंदी आएगी, बट वो आई नहीं। और वो सितंबर अंत तक आते आते लोगों को लगने लगा कि अब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, यानी कि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे और रिसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमारी एनालिसिस ये बताती है कि इस साल यूएस का फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ जीडीपी से बढ़ गया है। यानी कि उनको $1 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट करना था, वो जो उनका वित्तीय वर्ष जो है वो 30 सितंबर को ख़त्म होता है, तो वित्तीय घाटा अब $2 ट्रिलियन हो गया है। तो अगर सरकार इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट करेगी तो रिसेशन तो आ ही नहीं सकता। अब मुश्किल ये है कि यूएस इकॉनमी के लिए कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते नहीं रहेंगे तो इकॉनमी को, आपकी ग्रोथ को आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगले साल उन्होंने अगर फिस्कल डेफिसिट फ्लैट भी रखी, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तभी भी इकॉनमी रिसेशन में आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट इतनी बढ़ा दी है कि अब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने वाला कोई बचा नहीं, तो इसलिए रेट्स बढ़ रहे हैं। और वो रेट्स बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में डिमांड जो है वो अब कम होने लगेगी, और इसीलिए रिसेशन जो होगा वो अब बहुत डीप हो सकता है। डीप हो सकता है। और कब तक सर? क्योंकि वी आर इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। यस। तो अगर हमारे देश पर क्या उसका असर हो सकता है? तो इसके 4 ज़रिए हैं या पाथवेज हैं जिससे कि हमारी इकॉनमी पे असर पड़ेगा। पहला है कि हमारी सर्विसेज ग्रोथ जो है वो और स्लो हो जाएगी, तो ऑलरेडी काफ़ी स्लो है। तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो जैसे हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, या अभी हमारे बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़े हैं, बहुत सारे बड़े स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स अब इंडिया में बैठ के काम करते हैं। तो सर्विसेज ग्रोथ अभी, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए अब 10% ऑफ जीडीपी है। तो मान लीजिए कि वो 15 का 5 तो ऑलरेडी हो गया है, अगर वो 5 का -5 हो जाता है तो 1% जीडीपी ग्रोथ फिर और चला जाएगा। दूसरा जरिया है और दूसरा पाथवे है गुड्स एक्सपोर्ट्स की। दुनिया भर में फिर गुड्स की डिमांड और कम हो जाएगी। ऑलरेडी गुड्स डिमांड जो है, क्योंकि चीन का भी ख़राब कर रहा है, यूरोप में बहुत वीक डिमांड है, जापान में वीक डिमांड है। अगर अमेरिका की डिमांड जो अभी तक अबव ट्रेंड चल रही थी वो भी गिरनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिरेंगे। और उससे भी बड़ा रिस्क है, जो तीसरा रिस्क है, वो है कि अब इंडिया में डंपिंग शुरू हो सकती है। कि देखिए, अगर दुनिया भर में केवल इंडिया ही एकमात्र इकॉनमी है जहाँ पे डिमांड थोड़ा रेजिलिएंट है, तो हर मैन्युफैक्चरर इंडिया में बेचना चाहेगा, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स में, जैसे एक VSF होता है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, जो आर्टिफिशियल, वो जो टेक्सटाइल्स और एपरल जो नॉन कॉटन होते हैं उसमें जाता है, उसकी कंपनीज अब लॉसेस बना रही हैं बिकॉज वो चाइना से डंपिंग शुरू हो गई है। सो यही चीज़ अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी हो सकता है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है कि अगर यूएस रिसेशन में गया और वहाँ का जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड होता है, जो कितने कॉस्ट पे यूएस गवर्नमेंट बोरो कर रही है, उसको दुनिया भर का रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट ही 4.5-5% पे बोरो करेगी, मैंने सुना कि कोई ऑस्ट्रेलियन बैंक ने एक हफ्ते पहले पैसे उठाए हैं करीब 12.5% पे, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी की इकोनॉमीज़ का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो इंडिया के अच्छे बोरोवर्स हैं, जैसे बहुत नामी गिरामी स्टील कंपनीज़ हैं जिनको कि डॉलर लोन्स पहले आसानी से मिलते थे, पिछले 6-8 महीने में डॉलर लोन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी।
और ये जो क्रूड ऑयल है जो $100 के बैरल पर चल रहा है, वो अपने आप में उसका क्या ये अगर असर हमारे पर, क्योंकि अब देखिए यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, उसका तमाम असर वो, और प्लस फिर ये और एक चीज़ हुई है उसमें कि वो यूएस के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे उन्होंने ड्रॉ डाउन किए थे कि ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, अब वो इतने कम हो गए हैं कि ऑयल मार्केट अब कह रहा है कि भाई अब दाम बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो यूएस को अपना रिजर्व फिल करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर यूएस रिसेशन आता है, और आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस अभी पिछले 2-3 दिन में गिरने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब लोगों को रिसेशन का डर लगना शुरू हुआ है। तो अगर यूएस रिसेशन अगर से मई जून अगले साल आने वाला है तो कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो 6 से 9 महीने पहले रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर यूएस रिसेशन आता है और तो डिमांड कम होगी और ऑयल प्राइसेस जो हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अगर ऑयल 100 पे रहता है या और भी बढ़ जाता है, अगर 120 हो जाता है, तो हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़ोर से असर पड़ता है। तो $1 पर बैरल इंडिया की इकॉनमी के लिए $1.5 बिलियन का साल का इम्पैक्ट होता है। तो अगर $25 पर बैरल से अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो करीब $40 बिलियन से इंडिया, आप समझ लें कि हम उतना ही तेल खरीद रहे हैं, बट अब हमें $40 बिलियन ज़्यादा देना पड़ रहा है। वो ऑब्वियसली किसी के हाथ से जाएगा। तो सर हम क्या तैयारी कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स या एनी सुझाव? तो आई थिंक ऐसे में आप देखें कि पिछले 3-4 साल में क्योंकि अगर हमारा फोकस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे है, हमेशा एज इंडिविजुअल्स, एज कंपनीज, देश का भी होता है कि अगर हम थोड़ा रिस्क लें तो हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वर्सेस कि अगर हम अपने आप को स्टेबल रखें तो हम बहुत दिन तक ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस रहा कि हम अपना, जैसे फिस्कल डेफिसिट पे, मतलब चुनाव आने वाले हैं लेकिन उसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट का जो कमिटमेंट था उसको मेंटेन किया, अगर हम अपने आप को मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल रखें तो ये जो वेव्स ऑफ टर्बुलेंस आएंगी उनको हम बेटर विथस्टैंड कर सकते हैं। बहुत गंभीर सवाल मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन जो इन्फ्लेशन का दबाव है हम सब पर, और 5 साल एक स्टडी आई है कि पहले जो हमारा जीडीपी का 11.5% हमारे इंडियन सेव करते थे, और अब कोविड के पहले इतना था और अब 5% रह गया है। तो जो हम मध्य वर्ग हैं उनके लिए क्या आप कह सकते हैं? इन आंकड़ों में थोड़ा क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो 11 का 5 हुआ है ये नेट हाउस होल्ड सेविंग हुआ है। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग और एक होता है हाउस होल्ड बोरोइंग। ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग जो है, जैसे हम आप अगर मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये खर्च करते हैं तो 40 रुपये की सेविंग है। ये प्रपोर्शन जो है ये 11.2 का 10.8 हुआ है। तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई है और मेरे ख्याल से 10-11%, मेरे ख्याल से 12-13 होना चाहिए अगर सस्टेन ग्रोथ रखना है, बट इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ये 11 का 6 इसलिए हुआ है कि जो हाउस होल्ड बोरोइंग है ये 5-6% से बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि 10 साल बाद हमारी हाउसिंग मार्केट फाइनली रिकवर कर रही है, तो मॉर्गेज डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड जो है बोरो करके अपने घर खरीद रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? दूसरा, हमारा हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी जो है वो दुनिया में जितने भी बड़ी इकॉनमीज हैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा है। और ये क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड बोरोइंग जो है वो कभी भी 5 करोड़ 10 करोड़ की तो होती नहीं है, वो तो होगी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख की या 50,000 की। अब इस डिनोमिनेशन में इतने छोटे टिकट साइज़ पे लोन देना बैंक्स को बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कोई बैठ के उसको इवैल्यूएट ही करेगा, उसमें इतना खर्च हो जाएगा कि वो लोन ही अनवाइबल हो जाएगा। बट अभी ये जो यूपीआई और डिजिटल डेटा और अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल, तो नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जिससे कि आप छोटे टिकट साइजेस पे बहुत लोन्स दे सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी बढ़ रही है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पर्सनल लोन्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई कोलैटरल लिए बिना बैंक बोले कि भाई आपका बैंक अकाउंट हमने देख लिया, आपकी नेट इनकम जो है 50,000 रुपया महीना है, उसका मैं 20% EMI लेके इतना लोन दे दूंगा, मुझे रिस्क नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा बट आपको मैं लोन देने को तैयार हूँ। तो ये लोन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर लोग घर खरीद रहे हैं जिनको पहले लोन्स नहीं मिलते थे उनको अब मिल रहे हैं, इसमें क्या बुराई? तो इसलिए ये चिंता की बात नहीं है।
और आखिरी सवाल ये है कि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का अगर हम चुनावों के बाद स्टेबल मार्केट होता है तो 10% हमारा मार्केट राइज करेगा, जो स्टॉक मार्केट है, और अगर वो हुआ तो 20 से 60% गिर सकता है अगर स्टेबल गवर्नमेंट ना आए। आपका क्या प्रोजेक्शन है सर अगले 6 महीने के लिए? ये इस तरह ये सोच जो है ये बहुत गलत है। आप ये देखें कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जो है वो मीडियम टर्म पे आता है, बहुत जोर से आता है। जैसे मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका आपको असर जो है 3-5 साल में दिखना शुरू होता है, और जब दिखता है तो बहुत जोर से दिखता है। बट आप जो नियर टर्म इकोनॉमिक मोमेंटम है कि कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, कोई इंडियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, इसमें राज्य सरकारों का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा आप देखें कि जो हमारी नेट सेविंग्स हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितने बच्चे होते हैं एक फैमिली में, वो अब कम होने लगी है। हमारी नेट सेविंग्स जो हैं वो एक्चुअली बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स में भी वो दिख रहा है। जैसे अभी 30 से 35 बिलियन डॉलर हर साल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में जा रहा है। वो ऑप्शन में लोग हो जाए, और उसका तो सरकार के बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है कि जो अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ रही है हमारी इकोनॉमी में, ये हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के कारण आ रही है। क्योंकि 10 साल से यूएस में, कनाडा में, जर्मनी में, यूके में, चाइना में हाउसिंग मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अब करेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ पे 10 साल से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन रिसेशन में था, अब जाके टर्न कर रहा है। जब ये टर्न करता है तो इसमें सरकार बदलने से कोई अपना घर बनाना तो बंद नहीं कर देगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सेंसेशनलिस्ट फोरकास्ट जो है ये एकदम ही गलत है। अंत में संक्षेप में क्लास, आप देशवासियों को या मिडिल क्लास आदमी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय सेविंग्स को लेकर, अपने घर के बजट को लेकर? लास्ट सवाल। देखिए, अगला 1 साल 1.5 साल जो है ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत टर्बुलेंट होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो 1-1.5 साल ही रहेगा, 5 साल नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना जो है वो बेटर होगा। बट अगर हम 5-7 साल अपनी इकॉनमी को देख रहे हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी का जो ट्रजेक्ट्री है वो काफ़ी अभी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकांत मिश्रा जुड़ने के लिए और एक बिल्कुल आम सादी भाषा में हमारे देशवासियों को अर्थव्यवस्था समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।